Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhawdin Zikra University, Multan, lecturer of mathematics in ISP Multan. अच्छा गाइस, आज आप लोगों को मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मैथमेटिकल मेथड 2 का, जिसमें आज का इंट्रोडक्शन तो बहुत ही छोटा बच्चों वाला है। लीनियर स्पेस का दूसरा नाम वेक्टर स्पेस होता है। तो वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस को आपको पढ़ाया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मैंने इतनी डिटेल में तो नहीं गई क्योंकि आप इतनी डिटेल में ये पीछे अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ हम ओवर व्यू करेंगे उन सारों को और जल्दी जल्दी जाकर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूँगी। वरना मेरा इरादा थोड़ा सा चेंज था कि आप लोगों को ना वेक्टर स्पेस पढ़ाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं वेक्टर स्पेस पढ़ाने में लग गई ना तो टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा और इतना नहीं वो होगा, पता नहीं। चलें खैर, फिर मैंने ना इतना नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही जनरल तक ही रखा है। इतनी डेप्थ में नहीं गई कि मैं ये बताऊँ वो बताऊँ फलाना बताऊँ, लेकिन मैंने इतना कोशिश किया कि आप लोगों को आपका ये टॉपिक जो है वो कवर करवा दूँ। तो मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों की। सबसे पहले आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी दिखाती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है आपके कोर्स का। कोर्स ऑब्जेक्टिव इज़ मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये तो आप लोगों का मैथमेटिकल मेथड 1 का ऑब्जेक्टिव था। एसएल प्रॉब्लम आप लोगों ने वहाँ सॉल्व किए थे ना, ये आपने पीछे मैथमेटिकल मेथड 1 में किया था। और अब आप लोग जो करने जा रहे हैं वो आप लोगों का ये है। तो ये मैं इनको सर्च करके देखती हूँ, अगर ये निकल आई ना, इनकी पीडीएफ फॉर्म निकल आई तो फिर मैं आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड कर दूँगी। अगर ना निकली तो बस फिर अल्लाह मालिक। अच्छा, और ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करती हूँ मैं, इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। अच्छा हाँ, आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि आपके इस कोर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन टू, इस फर्स्ट वीक का तो टारगेट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर स्पेस, और सेकंड वीक इंट्रोडक्शन टू हिल्बर्ट स्पेस, और फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस, ऑर्थोगोनल। ये आप लोगों ने थर्ड सेमिस्टर में फंक्शनल एनालिसिस पढ़ी होगी। इसके स्टार्टिंग के तो वही है। हिल्बर्ट स्पेस भी आपने वहीं पे पढ़ा था, लीनियर स्पेस भी आप लोगों ने वहीं पे पढ़ा था। वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस पता नहीं ये आप लोगों ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये मुझे नहीं पता। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, ये एसएल प्रॉब्लम में है। एसएल प्रॉब्लम में आप लोगों ने देखे होंगे। ग्रीन फंक्शन आ गया है, ये तो मुझे बिल्कुल वही मैथमेटिकल मेथड 1 लग रही है आप लोगों की, पता नहीं क्या है। अच्छा, ग्रीन फंक्शन का आइडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो मैथमेटिकल मेथड 1 की चीज़ें हैं। पर्टर्बेशन, और पर्टर्बेशन अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें सिर्फ इसने बताया पर्टर्बेशन सिर्फ अलजेब्राइक इक्वेशंस पे करके दिखाओ और डिफरेंशियल इक्वेशंस पे पर्टर्बेशन करके दिखाओ। और फिर आइसो पैरामीट्रिकल प्रॉब्लम, और इसी तरह आइलर लैग्रेंजियन, और ये भी है अच्छा खासा एक टॉपिक है बड़ा। नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शनल एंड कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा, और हैकेल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एंड में रिलाइन मेथड, और ये आगे रिलाइन प्रिंसिपल। ये आप लोगों के मैथमेटिकल मेथड 1 से रिलेटेड है ये सारा कुछ। मुझे ऐसा लगता है ये सेमेस्टर वाइज ये मेरे ख्याल से वीकेंड वालों का है, और जो वो वाला मैथमेटिकल मेथड 1 वाला कोर्स है वो भी मैं देखती हूँ किसका है। मैथमेटिकल मेथड 1 आप लोगों का मैथमेटिकल मेथड 1 ये है कोर्स मैथमेटिक्स वालों का ही है। और ये कहाँ का है, ये है एमएससी ही है, सेमेस्टर यहाँ मेंशन नहीं है। ये देखो सेम वही है, कोर्स आउटलाइन था आप लोगों की दोनों की सेम है। अच्छा, ये देखें, ये आपका वेरी लाइन मेथड उनका एक ही, आप लोगों को इनको अलग अलग बता दिया। चलें खैर देखते हैं, चलें ठीक है। ये आप लोगों की कोर्स आउटलाइन है, और आप लोगों को पता होगा जैसे कि हम लोगों का इसको मैं नीचे करती हूँ। और आज का टॉपिक कहाँ, ये हाँ, अच्छा ये हमारे पास है, ये मेरी दोस्त से मुझे मिले हैं आप लोगों का ये टॉपिक। अच्छा, तो ना उन्होंने बस जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं डेप्थ में जाके अगर मैं चीज़ें निकालती तो इससे ज़्यादा ही निकालती, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बस कॉम्पैक्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता दिया कि ये चीज़ फलाना है, ये चीज़ ढमकाना है, ये चीज़ वगैरह वगैरह। तो
ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस, मतलब ये जिसे लीनियर स्पेस आप लोगों को बताया जा रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल एनालिसिस। जो फंक्शनल एनालिसिस के जितने भी स्पेसिस हैं, जैसे हिल्बर्ट स्पेस है और हिल्बर्ट स्पेस है और कौन सा स्पेस है, इनर नॉर्म स्पेस हैं, ये सारे बेस करते हैं आपकी ये लीनियर स्पेस पर, जिसे वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अच्छा, और वेक्टर स्पेस है, और जो कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में वेक्टर स्पेस और रिंग थ्योरी आप लोग पढ़ कर आए होंगे। very important functional analysis. Most of the species that we come across in this branch of mathematics are vector space। मतलब वो कह रहा है जितने भी स्पेसिस आप लोग पढ़ेंगे वो सारी बेसिक किस पे कर रही हैं, वेक्टर स्पेस पे कर रही हैं। सेटिस्फाइंग द सेम एडिशनल रिक्वायरमेंट। सिर्फ इतना ये होता है कि वेक्टर स्पेस में आप मज़ीद, जैसे हम लोग खाना नहीं बनाते, आप लोगों से ये कहा जाता है कि ना खाना बनाओ, खाने में हम लोग अगर ना मेरे पास आप देते हो पानी देते हो और मुझे चावल देते हो, तो मैं क्या करूँगी, पानी और चावल को मिलाकर ना बॉइल्ड राइस बना दूँगी। अगर आप आप मुझे वही आपने मटेरियल दे दिया, पानी भी दे दिया, चावल भी दे दिया, आपने साथ में मुझे नमक मसाला और हल्दी और बाकी सारी चीज़ें दे दी, तो जब मैं वो सारी चीज़ें अंदर डालूँगी तो वो बन जाएगा पुलाव, बन जाएगा ये बिरयानी बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा। अगर आप मुझे फिर क्या करते हो, चीनी वगैरह भी दे देते हो, साथ में दूध दे देते हो, तो मैं उसकी खीर बना लूँगी या मैं उसको कुछ और बना लूँगी। चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपका क्या है, बेस के अंदर वो आपको एडिशनल मटेरियल देता जा रहा है और नई नई डिशेस बनती जा रही हैं और अब हम मज़े लेके खाते जा रहे हैं। तो ये हाल है कि जिसकी बेस कुछ और है और वेक्टर स्पेस की भी बेस कुछ और है। आप लोगों को पता है वेक्टर स्पेस की बेस क्या है? वेक्टर स्पेस की बेस है, मैं आपको बताती हूँ, एक दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये यहाँ आते हैं। चलो, आप लोगों को नज़र आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, इसके भी एग्जांपल मैं आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेटेड देती हूँ। आप लोगों को मैंने चाय दे दी, आप लोगों को मैंने ना दूध दे दिया, पत्ती दे दिया और ना पानी दे दिया है, और पानी, दूध, पत्ती और क्या डलता है, चीनी भी डलती है। अच्छा, मैंने ये 3-4 चीज़ें आपको दे दी हैं और मैं कहती हूँ कि चाय बना के दो, तो आप लोग बना लोगे चाय? सोचो, खुद सोचो, चाय बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सोचो। यस, यू आर राइट। चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए बर्तन, चाय बनाने वाला बर्तन। तो जब चाय बनाने वाला बर्तन मेरे पास आ गया, फिर सोचो मेरे पास अगली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सोचो। येस, यू आर राइट। हमारे पास क्या होना चाहिए? चूल्हा होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ और बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। वैसे खैर मैं इन चीज़ों से कोई यूज़ टू हूँ नहीं इतना, तो मुझे इतना तो पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ ये है, उर्दू में मुझे ये पता है कि इसे चूल्हा बोलते हैं। अरे क्या हुआ है? अच्छा, तो ना चूल्हा आपके पास होना चाहिए, और चूल्हा, यस, आपके पास बर्तन आ गया, आपके पास चूल्हा आ गया। सामान तो मैंने आपको बहुत पहले दे दिया था कि चाय बनाओ या बॉयल्ड राइस बनाओ या कुछ और बनाओ। तो अब आपके पास चूल्हा भी आ गया, आपके पास बर्तन भी आ गया है। अब किस चीज़ की कमी है? बता सकता है कोई मुझे, किस चीज़ की कमी है? येस, यू आर राइट। आपके पास चूल्हे के साथ साथ उसके अंदर गैस वगैरह भी होनी चाहिए। तो गैस होगी, ये सिलेंडर होगा। तो अगर आपके पास गैस या सिलेंडर है और आपके पास एक अदद चूल्हा है और आपके पास बर्तन है, तो आप दुनिया जहान की हर डिश बना सकते हैं। सिर्फ मैं आपको फरमाइश करूँगी कि मुझे आज ये खाना है, आज आपको ये खाना है, आज मैंने ये खाना है, आज मैंने वो खाना है। अब बाती हूँ, ज़रा इधर आओ। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये बाइनरी ऑपरेशन समझ लो बर्तन है। बर्तन नहीं होगा आपके पास, बर्तन नहीं होगा तो आप उस पर वो नहीं कर सकते, कोई भी खाना बना ही नहीं सकते। बर्तन है, नहीं बना सकते जब तक बर्तन आपके पास नहीं होगा। और फिर इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं। लेट अस सेट एस, एक सेट बनाया गया है जिसको नाम दिया जा रहा है एस का। अब इस सेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये सेट नॉन एम्प्टी हो, खाली नहीं होना चाहिए। इस सेट को समझ ले, ये वो चूल्हा है, और नॉन एम्प्टी का मतलब है उसके अंदर सिलेंडर या उसके अंदर गैस ज़रूर हो, गैस कनेक्शन उसके साथ ज़रूर लगा हुआ या उसके साथ सिलेंडर अटैच ज़रूर हो। नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है। तो आपके एक नॉन एम्प्टी सेट मिल गया एस, जो मतलब समझ लो चूल्हा, और फिर आपके साथ पास एक बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? बाइनरी, मैं अब आपको ऑपरेशन के बारे में बताती हूँ। ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी। यूनरी ये होता है जिसके साथ एक ऐसा ऑपरेटर दो तरह से होते हैं, बाइनरी और यूनरी ये होता है जो अपने साथ कोई एक नंबर आगे या पीछे, लेफ़्ट या राइट रख ले
दे तो उसका काम चल जाता है। और बाइनरी कहता है कि मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों कोई इंटीजर्स या कोई रियल नंबर्स या नंबर्स होंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। जैसे कि देखो आपके पास एडिशन बाइनरी है, दो नंबर्स को ऐड करेगा, दोनों लेफ़्ट राइट पर होंगे तो वो काम कर सकता है ऑपरेटर, वरना वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसी तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह बाइनरी यूनियन, इसी तरह बाइनरी इंटरसेक्शन, इसी तरह बाइनरी डिवीजन, इसी तरह बाइनरी पावर, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं ऑपरेशन। इन्हें बोलते हैं इन ऑपरेटर्स को बोलते हैं, वो जो सिंबल होता है ना उन्हें ऑपरेटर बोलता है। और जो साइड वाले होते हैं ना, जो दो साइड पे खड़े होते हैं, उन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो ऑपरेटर इन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस पूरे को ओवरऑल बोलते हैं ये ऑपरेशन है। ठीक है, उस पूरे जो भी काम हो गया, जो बाइनरी ऑपरेटर ने काम करके दिखा दिया, दो ऑपरेंड्स को पकड़ के ऐड किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड कर दिया, ये कुछ और कर दिया, तो हम इसे बोलते हैं ऑपरेशन। इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ये छोटी मोटी टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा चलो अब इसके पास आते हैं। अब आपके पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपके पास चूल्हा है, आपके पास बर्तन है, दुनिया जहान की हर डिश बना सकते हो। जो ये डेफिनेशन तो देखो, एस बी आर सेट एंड टू एलिमेंट्स हमने इसे पकड़ लिए। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी क्या कहता है कि दो नंबर्स होंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। अब ये इसने स्टैटिक इसलिए रख दिया है, स्टैटिक उसने इसलिए रख दिया है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये बाइनरी है। और स्टैटिक मतलब इन जनरल कर लिया। अगर वो स्पेसिफिक कर लेता, यहाँ पे प्लस रख देता, ये मल्टीप्लाई रख देता, ये कुछ और रख देता, तो आप कहते बाइनरी ऑपरेशन तो सिर्फ प्लस ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, या मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टैटिक उसने इसलिए इन जनरल रख दिया कि इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी डाल सकते हो, डिवीजन भी डाल सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर के बारे में आपको बता देती हूँ। वो जो माइनस होता है ना, वो यूनरी होता है। जैसे आप किसी नंबर के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, -2, माइनस समथिंग, माइनस फलाना, माइनस ढिमकाना। तो माइनस जो है दो तरह से काम करता है, वो बाइनरी भी काम करता है और वो यूनरी भी काम करता है। तो यूनरी माइनस, जब किसी नंबर के साथ अकेला माइनस करा तो वो यूनरी समझ लेना है आपने कि वो यूनरी सब्ट्रैक्शन लग रहा है। अगर दो नंबर्स के साथ आपने माइनस लगाया हुआ तो समझ जाना है कि वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन लग रहा है। आ रही है समझ? चलो आगे चलो। अच्छा, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम स्टैटिक से डिनोट करते हैं, और स्टैटिक उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑन एस इज़ अ रूल। ये एक रूल है विच असाइन टू एनी ऑर्डर पेयर, जो क्या करता है, ये किसी भी ऑर्डर पेयर को असाइन करता है। चलो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि उस सेट से आप कोई से दो एलिमेंट उठाओ, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो। अब आप लोगों को पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो। जब आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो वो जो आंसर आता है, मतलब दो नंबर्स को पकड़ के ऐड कर लिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये कुछ भी कर दिया, अगर जो आंसर आता है अगर वो आंसर उसी सेट में बिलोंग कर गया तो आप लोगों ने कहना है कि ये जो ऑपरेशन है ना, वाकई ये तो बाइनरी ऑपरेशन निकला। हम उसे फिर नाम तब हम देंगे कि ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है। आ रही है समझ? आ रही है? आज जो एग्जांपल देखते हैं, यही बात हम बता रहे हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है, आप इसके ऊपर लगाओ ऑर्डर पेयर। उसने क्यों बोला, इसकी रीज़न भी आपको बताती हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब ख्याल रखना। तरतीब अगर आपने चेंज कर दी तो आंसर अगर गलत आ गया तो फिर मेरे ज़िम्मा कूर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर भी बताती हूँ, अभी आगे चल के बताती हूँ ऑर्डर पेयर क्यों बोला। चलो पहले यही बता देती हूँ। सपोज डैट मेरा बाइनरी ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। आप ज़रा गौर से सोचो, 2 - 4 करती हूँ, 2 - 4 करूँगी, आंसर आएगा -2। अच्छा, 4 - 2 करती हूँ, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे इसलिए वो कहता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो आपने इन्हें ये नहीं करना कि ये कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, चाहे A - B करो या B - A करो, तो आंसर तो 100% मेरा उस सेट में जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं समझना। आ रही है समझ? चलो आगे चलो। अच्छा, अब यही ऑर्डर पेयर का मतलब ये है। अब कहते हैं दो एलिमेंट्स पर, ये जो दो एलिमेंट हैं इसी सेट के, दो एलिमेंट पकड़े, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और आंसर भी उसी सेट में आ गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये स्टैटिक ऐसे बोलेंगे, येस यू आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस।
आ रही है बात समझ? चलो आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। एस वो कहता है अगर एस हमारा नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्यू है, आर है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहता है अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन भी आपको, या अब दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, एक सेट, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन देखो उसने क्या लगाया, ए प्लस बी कर दिया। तो ज़रा गौर से देखो आप, ए प्लस एन के कोई से दो नंबर अपने दिमाग में सोचो, कोई से दो नंबर कोई भी सोचो, उनके ऊपर एडिशन लगाओ, आंसर उसी सेट में एन में आ रहे हैं ना। इसी तरह कोई से भी दो नंबर आप जेड से सोचो, क्यू से सोचो, आर से सोचो, सी से सोचो, कोई से भी दो से नंबर पकड़ो, उन्हें ऐड करो, आंसर देखो उसी सेट में आ रहा होगा। तो यस हम कह सकते हैं कि जो ये है एडिशन जो है, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को मैं अभी से बता रही हूँ, ये बातें आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी जाएंगी कि ये जो एडिशन है किस किस सेट पे डिफाइंड होता है। ये नेचुरल नंबर पे, एन पे, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे, क्यू पे, आर पे और सी पे। BZU में जितने भी टेस्ट होते हैं ना, एमफिल के लिए, PhD के लिए, सारे ये यही बातें पूछी गई होती हैं। तो आप लोग इनकी बेस बना लो, ऐसे की तैसी हम सारे टेस्ट इंशाल्लाह पास करेंगे, और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इंशाल्लाह पास होंगे। चलो आज अगला सेट देखो, यही सेट दिया गया, और वो कहता है मल्टीप्लिकेशन भी इधर होल्ड करता है। तो आप लोगों ने तो मल्टीप्लिकेशन भी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई से भी दो नंबर अपने दिमाग में सोचो और उनके उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो उसी सेट में आ रहा है। इसी मतलब सपोज दैट अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से पकड़ती हूँ, कोई से दो मल्टीप्लाई करती हूँ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हाँ आता है। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है, z मल्टीप्लाई बाय z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z1, वो मतलब z, ये ज़रा आप करके देखिएगा, कोई अपनी तरफ से एग्जांपल उठाइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, और उनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आंसर देखिएगा उसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। इसी तरह अब एक और चीज़ देखिए, अब सब्ट्रैक्शन पे आ रहा है। वो कहता है अब इधर देखो, इधर से नेचुरल नंबर का सेट निकल गया, ज़रा गौर फिक्र करो। अब वो कहे नेचुरल नंबर में तो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आप 2 - 4 करो तो आंसर आएगा -2। क्या माइनस नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव नंबर्स तो सेट ऑफ इंटीजर्स में है, नेगेटिव नंबर्स तो क्यू में है, नेगेटिव नंबर तो आर में है, नेगेटिव नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो हाउ कैन यू से दैट कि ये जो इन दोनों की जो ये बाइनरी ऑपरेशन है विद नेगेटिव ये जो ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो ये वाला बाइनरी ऑपरेटर है ये इन सेटों पे वो जो ये एन पर होल्ड करेगा? तो आप लोगों के पास एक काउंटर एग्जांपल आ गई है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन जो है एक ऐसा सेट, जो एक ऐसा बाइनरी ऑपरेटर बताओ जो किसी सेट पे होल्ड ना करे। तो नेचुरल नंबर पे ये सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, बाकी ये सब्ट्रैक्शन इन सारों पे होल्ड करता है। इसी तरह अब आते हैं मिनिमम पे आओ कि इन दोनों में से मिनिमम सेलेक्ट करना है, मतलब दो इंटीजर्स हैं उनमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो आप ये प्रॉपर्टी एन पे भी होल्ड करती है, कोई से भी दो नंबर पकड़ोगे उन्हें मिनिमम आप बता दोगे। इसी तरह जेड पे भी बता सकते, क्यू पे भी बता सकते हो, आर पे भी बता सकते हो, सी पे नहीं बता सकते। सी पे क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तो हमें आप लोगों ने अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी हो उसमें, किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपको सबसे पहले बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई वो नहीं बता सकता, ऑर्डर्ड कोई नहीं है। मतलब आप ये नहीं बता सकते कौन से वाला नंबर बड़ा है, कौन से वाला नंबर छोटा है, आप ये नहीं बता सकते। आपको फिर उधर मॉड्यूलस लेना पड़ता है, फिर आपको और प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना पड़ता है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे कोई बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह ये मिनिमम है ना, इसी तरह मैक्सिमम की भी आप एग्जांपल बना सकते हो। ओके, बात समझ आती है। इसी तरह एक और सेट है, ओए ये देखो टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चली गई। ये सेट आपके पास गिवन है और ये बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ आपको इतना दिया गया है कि जब दो जने खड़े हो ना उनके दरमियान ऑपरेटर हो, सिर्फ आपने आखिरी वाला नंबर इधर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आंसर में दे देना है। तो अब ज़रा इधर देखो तो सही, A*2, तो इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला डिजिट। इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला डिजिट। इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला डिजिट। तो ये हमारे पास वो है बाइनरी ऑपरेशन बन गया है। ठीक है जी, आगे चलो, टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्यू हमारे पास है और क्यू के बारे में बता दिया कि A डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट होल्ड एवरीवेयर। वो कहता है ये अगर क्यू हमारे पास ऐसा है, क्यू मतलब सेट उसने बता दिया क्यू, और बाइनरी ऑपरेशन उसने बता दिया A डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट एवरीवेयर डिफाइंड। वो कहते हैं ये हर जगह डिफाइंड नहीं है। क्यों? रीज़न क्यों? वजह, सिंस नो रैशनल नंबर इज़ असाइंड बाय दिस रूल टू द पेयर। वो कहता है ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 0 करो, 3 डिवाइडेड बाई 0 करो तो आंसर तो आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा।
यही ऑपरेशन दिया ना कि फर्स्ट वाला नंबर पहले लगाना, फिर डिवाइड और फिर सेकंड वाला नंबर इधर। तो क्यू में तो हमारे पास 0 भी है, तो ये वाला तो होल्ड ही नहीं करता। ये वाली अगर डिवाइड इन्फिनिटी तो क्यू में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हाउ कैन यू से डैट कि ये है डिवीजन जो है क्यू पे होल्ड करता है, क्यू पे होल्ड नहीं करता डिवीजन। ठीक है। अच्छा, और फिर आगे हमारे पास है दिस टू, अच्छा, प्रेस कंट्रोल एंड यूज़ स्क्रॉल व्हील टू जूम। अच्छा, तो रुको, प्रेस कंट्रोल, चलें ठीक है। अच्छा, ओए कहाँ गई? ओहो, जितना टाइम हमारे पास कम है उतना ही मेरे पास। अच्छा, ये रही। अच्छा, ओए ओए नीचे आ जा। चलो, नहीं होता भाई, छोटा ही करके पढ़ लेते हैं। अच्छा तो z के बारे में बताया हुआ है, z पॉजिटिव इंटीजर्स है, सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी नहीं है। तो वो कहता है डिवीजन होल्ड यहाँ पे होल्ड करता है? नो, नहीं होल्ड करता। रीज़न देखते हैं। सिंस दिस इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर, हाँ तो सही कह रहे हैं ना। वो कहता है क्लोज का मतलब होता है कि 2 नंबर पकड़े और डिवीजन लेने के बाद आंसर उसी सेट में आए। आप ज़रा गौर से देखो, इसमें तो बटे वाले कोई नंबर है ही नहीं, तो जब आप डिवाइड करोगे तो अंदर इसमें z में कैसे आएगा? ये तो डिवीजन, ये फ्रैक्शन तो क्यू में होल्ड करती है, जेड में तो होल्ड नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पे कहता है ये होल्ड नहीं करता। इसी तरह एक और डेफिनेशन आपको दी गई है जिसे हम बोलते हैं कमोडेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो हम इसे बोलते हैं कि बाइंड्री इज कमोडेटिव ऑन एस। इसी तरह अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हम इस स्टैटिक को बोलते हैं स्टैटिक, ये जो बाइंड्री ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव ऑन दिस। अच्छा, फिर ये इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। चलें ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी इस पर चलती हूँ, टाइम बहुत हो गया। हमें लिमिट दी गई है कि हम लोगों ने 20 से 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये बनाना है। इससे ज़्यादा हम लेक्चर नहीं वो कर सकते, वरना वो अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए ये मेरी मजबूरी है, मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ये इसका डिटेल में ना अपने वहाँ पर यूट्यूब पर डालती हूँ आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट में रहिएगा, क्योंकि मैं आपकी चैप्टर्स की हर छोटी छोटी डिटेल वहाँ पर डाल दी होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है ग्रुपॉइड। अच्छा, ग्रुप क्या होता है? एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, अलजेब्राइक ऑपरेशन, 2 बाइनरी 2 एलिमेंट्स। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट इन द होल्ड करता हो, हर एलिमेंट का इन्वर्स होल्ड करता हो। तो हम ये हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर जाएं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड कर गया, एग्जिस्ट कर गया, और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, तो हम इसे बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। अबीलियन ग्रुप क्या होता है? अगर उसमें ग्रुप में प्लस कर दी, कमोडेटिव प्रॉपर्टी डाल दी, अबीलियन ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह रिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे, रिंग की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, और ये रिंग की डेफिनेशन गिवन है। ये फिर इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं, और मैं फिर जल्दी जल्दी चलती हूँ। और ये फील्ड के बारे में बता देती हूँ। अच्छा, रुको, रिंग की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। इतना भी टाइम है हमारे पास, 15 मिनट पे ये ख़त्म होगा। कहाँ है हमारे पास? अच्छा हाँ, रिंग के ग्रुप के बारे में बता देती हूँ। ग्रुप में सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो जो भी लगाएगा, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये जो भी हो सकता है। और यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 2 अलजेब्राइक ऑपरेशन है, और आपके पास कोई सेट है, उसे वहाँ पे एस से डिनोट करे, तो यहाँ सेट को आर से डिनोट करने हैं। रिंग की प्रॉपर्टीज़ है कि अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप हो, और अंडर मल्टीप्लिकेशन जैसे ये वाली लॉ होल्ड करता हो। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एडिशन का सिर्फ ये एडिटिव की ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, एडिटिव की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, और एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मिलके क्या बना देती हैं? रिंग बना देती हैं। ये फिर नीचे रिंग की एग्जांपल्स हैं, ये भी इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। और हाँ, रिंग को हम वो कहता है इन शॉर्ट हम आर से डिनोट करते हैं। और कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग ये होती है अगर रिंग की प्रॉपर्टीज़ में आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप वो डाल दो, अबिलियन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डाल दो, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है। और फील्ड क्या होते हैं? कम्यूटेटिव रिंग इज सेड टू बी फील्ड अगर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। क्या कह रहा है? एलिमेंट फील्ड नॉन एलिमेंट एफ फॉर्म ग्रुप अंडर, हाँ मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अगर आपका ग्रुप बन रहा है तो मतलब अब मैं आपको बता देती हूँ। अंडर एडिशन उसने अबिलियन ग्रुप बताया था, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप बन गया तो हम इसे बोल देते हैं कि ये हमारे पास फील्ड बन जाता है। तो ये ज़रा इसी बात को घुमा फिरा के लिखा गया। और ये नीचे इसकी एग्जांपल्स, अंडर एडिशन भी ये हमारे पास ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होते हैं। इसी तरह आर भी, और इसी तरह ये इधर वैसे इधर सही लिखने का तरीका नहीं है, इधर आप डाल दीजिएगा, इधर डबल आर आएगा, इधर डबल लाइन आएगी, इधर भी ये डबल लाइन आएगी। ये जनरल सेटों को डबल के साथ लिखते हैं।
वेक्टर स्पेस पे आ जाते हैं। वेक्टर स्पेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, वी इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर एफ। देयर इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, is said to be is called addition such that V is abelian group। वाह, जिस तरह रिंग में कहा था कि अंडर एडिशन abelian group हो, तो यहाँ ये भी कहता है कि V भी ये जो V नॉन एम्प्टी सेट था और एक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन था, अंडर एडिशन ये abelian group हो। आगे और फिर वो कहता है V के बारे में बता रहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि V के हर एलिमेंट को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास V का एलिमेंट V हमारे पास वेक्टर स्पेस है मैट्रिसेस का, 2x2 की मैट्रिसेस हैं, तो हर एलिमेंट 2x2 का होगा। तो आपको पता है कि 2x2 मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नंबर जाके अंदर सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 ही रहेगी, वो 3x3 खुशी के मारे 3x3 या 4x4 नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात बोली हुई है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए। ये वैसे आप लोगों ने अलजेब्रा 2 में भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। और फिर ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए, और ये हमारे पास स्केलर का ये एलिमेंट ये है, ये वेक्टर का वी है, और ये प्रॉपर्टी और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड, और ये वाली ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये वाली प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर गई तो हम इसे बोलते हैं, वी को बोलते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर एफ़। V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F। वी डिनोट, और हम इसे डिनोट इस तरह से करते हैं। तो अब ये देख लो, ये एक प्रॉपर्टी है कि दो जने ऐड हो रहे हैं, स्केलर ब्रैकेट खुलेगी, सबको सेपरेट सेपरेट मिल जाएगा। इसी तरह ये सबको सेपरेट सेपरेट मिल जाएगा, इसी तरह ये सबको सेपरेट सेपरेट मिल जाएगा। वैसे इधर ए के साथ भी V आ सकता है, इसी तरह 1 से, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने पहले भी देखी हुई है। एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर और एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड वेक्टर्स। और ये इनकी एग्जांपल्स आ गई हैं, और ये सारी 5-6 एग्जांपल्स चल रही हैं इसकी, आप लोगों ने अलजेब्रा 2 में वेरीफाई किया होगा। और सब स्पेस आया है, सब स्पेस क्या कहता है, U इज़ अ सब स्पेस इज कॉल्ड सब स्पेस अगर आप उसके 2 एलिमेंट पकड़ें डिफाइंड। हाँ, मतलब ये वही जिस तरह सब रिंग सब ग्रुप वगैरह बताते थे ना, ये भी वही बता रहा है कि अगर हम V का एक छोटा सा सबसेट पकड़ते हैं, अगर वो V की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे सब स्पेस। वरना इनके शॉर्टकट्स भी हैं। ये देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बता रहा है कि आप उसके कोई से वो जो भी सेट है उसके 2 एलिमेंट पकड़ो, और अगर आप उन दोनों का सब्ट्रैक्शन उसी सेट में बिलोंग करवा गए तो हम, और एक सब्ट्रैक्शन दोनों का सब्ट्रैक्शन उसमें उसी सेट में बिलोंग करवा गए, और प्लस एक एलिमेंट V से U से दूसरा एलिमेंट A से पकड़ा, और इनका मैं इसका ना आप अपने चैनल पे ना डालती हूँ, इसको बहुत अच्छे वाला लेक्चर भी बना के डालती हूँ। मैंने अलजेब्रा 2 बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है, पत्नी 3-4 सेमिस्टर्स में पढ़ाया हुआ है, मैं डालती हूँ, उसमें डालती हूँ आप लोगों को। अभी इससे गुजारा करो, मैं मुझसे ज़रा वहाँ पे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं वहाँ पे इस अलजेब्रा 2 को भी पढ़ाती हूँ। लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये सेट हमारे पास है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे इसको भी मैं डिटेल में जाके पढ़ाती हूँ। अगर ये सारे कॉन्स्टेंट, ये तो हमारे पास मेन इक्वेशन होती है, इन सारों को ये लीनियर सिस्टम से जब आप सॉल्व करेंगे, अगर ये स्केलर्स के आंसर सारे के सारे ज़ीरो आए तो हम इसे बोलेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो हम इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। अब ये नीचे इनकी एग्जांपल्स गिवन है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। अच्छा, अब फिर लीनियर कम्बिनेशन आ गया कि ये वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर को लोते वेक्टर को कहा जाएगा कि इन नवाबजादों के उस नवाबजादे को इन बिचारों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख के दिखाओ, तो उस वेक्टर को ये नवाबजादे को इनके लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह से लिखेंगे, ये भी लीनियर स्पेस बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वो ऊपर वाला होमोजीनियस था, ये नॉन होमोजीनियस है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके स्केलर्स के आंसर निकलेंगे। ये देखो, ये 2 आंसर्स निकल आए हैं, और ये आखिरी थ्योरम है, और बस इसी तरह ये ख़त्म हो गया। चलें ठीक है, अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों ने मुझसे मेरे चैनल पे कांटेक्ट में रहना, मैं उसका लिंक आप लोगों के पोर्टल पे भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वहाँ पर, और प्लस आप लोगों के साथ चलो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह, आप लोगों को मिलती हूँ, इसको करती हूँ डिटेल में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। वैसे मैं पढ़ा के इतना सेटिस्फाइड नहीं हुई इसे पढ़ा कर। चले ठीक है, इसमें भलाई होगी। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसकी असाइनमेंट आप लोगों को मैं पोर्टल पे कुछ ना कुछ डाल दूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।